वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज शंकर कुमार और आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। जी हां, वो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको पता है कि ये चैप्टर आपके बोर्ड के एग्जाम से कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है। हम यहां पे आज इस चैप्टर से आए हुए सारे एमसीक्यूज को देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जहां पे हम गौर करेंगे उन सारे क्वेश्चंस पे जो साल दर साल रिपीट हो रहे हैं। और जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हो, आपका जो रिवीजन पार्ट है वो काफी आसान हो जाता है। और चूंकि आप सारे लोग आप देख रहे हो कि आप बोर्ड का डेट्स, जो बोर्ड एग्जाम का जो डेट्स वो काफी पास है, तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है कि जिसके जहां पे हम एनसीईआरटी के एग्जैक्ट सारे पॉइंट्स को कवर करें। सो बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल कंटेंट्स here if you see that will be seeing questions, observing questions now can be considered as the best approach with which you can revise all of your content in a very short time, in a very stipulated time. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सीरीज, जहां पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को। राइट, तो बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो यहां पे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 2022 का आया हुआ एक क्वेश्चन है। 2022 आप देख रहे हो, सीबीएसई 2021-22 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, क्वेश्चन है क्या भाई? हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अगर आपको पता होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस था हमारे सोसाइटी के जो लोअर स्टेटस से जो लोग आते थे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो आते थे, उनके लिए स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना। और ये काम किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्पेशली अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किनके द्वारा ये फॉर्म किया गया था? ये फॉर्म किया गया था हमारे बी आर अंबेडकर के द्वारा। आपको पता है, सो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बी आर अंबेडकर। राइट, आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पे देख रहे हैं एक मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कब? 2022 के हमारे एग्जाम में, जहां पे आप देख रहे हो, देखिए सीबीएसई 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। Which one of the following pairs regarding Indian nationalism is correctly matched? सारे लीडर्स को आप देखेंगे, उनसे रिलेटेड उनका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। सरदार पटेल, भगत सिंह, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, इनके कंट्रीब्यूशन यहां पे दिए हुए हैं और हमें यह पता करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। सरदार पटेल क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से कनेक्टेड थे? जी नहीं। भगत सिंह इससे कनेक्टेड थे, पर ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। सरदार पटेल का ना इससे मैच हुआ, ना भगत सिंह का स्वराज पार्टी से कनेक्शन रहा। सी आर दास, अगर आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन मान लीजिए यहां पे पूछ दिया जाए तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? सी आर दास का कनेक्शन था हमारा स्वराज पार्टी से। राइट, क्योंकि इनके साथ मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन टाइम में इनका थोड़ा सा एक अलग ही स्टैंडर्ड था, गांधी जी के साथ थोड़ा सा इनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। इनका इंटेंशन था कि कैसे हम वायसराय के काउंसिल में इलेक्टेड हो और वहां पे जाके लोगों के लिए काम करें, ब्रिटिशर्स के साथ स्ट्रगल करें। तो ये था सी आर दास के लिए हमारा स्वराज पार्टी। अब सरदार पटेल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा बारदोली। तो करेक्ट मैच हमारे पास तो लग रहा है कि बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, दैट वुड बी जवाहरलाल नेहरू का कनेक्शन अवध किसान सभा के साथ। आपको पता है कि 1921 में बाबा रामचंद्रा ने वहां के लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार हैं, उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था। और ये जो मूवमेंट था वहां पे पूरे अवध में एक बड़े तबके के लोगों के बीच में फैल गया और वहां पे आप देखोगे कि इनको बाबा रामचंद्र को सपोर्ट मिला जवाहरलाल नेहरू का, और फाइनली 1921 में उन्होंने अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया। क्वेश्चन था आया हुआ सीबीएसई 2022 का, आपने देखा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू का काफी अच्छा कनेक्शन था अवध किसान सभा के साथ। ये थे हमारे कुछ एक एमसीक्यूज। इस चैप्टर से मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स में यहां से क्वेश्चन आने हैं। ज्यादातर जो अब क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद लाइक लॉन्ग आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के लिए रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आंसर्स हम इसके आगे कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है भाई? एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको अगर पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में वहां पे देखेंगे आपको मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट वहां पे इंडस्ट्रियल और बिजनेस क्लास पीपल ने कुछ ज्यादा अपना इंटेंशन नहीं दिखाया था। पर अगर हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो यहां पे आप देखेंगे पहली बार
ये सारे जो बिजनेस क्लास पीपल थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया सिविल डिसोबीडियंस में। उनका रीजन क्या था? क्योंकि गांधी जी ने उन्हें बोला था कि अगर इस बार तुम हमारे साथ आते हो तो बिजनेस वाले लोगों को क्या चाहिए था? मार्केट। और मार्केट उस टाइम चूंकि कब्जा था किसके अंदर? ब्रिटिशर्स के अंदर। और इसी मार्केट को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सहारा लिया। और फाइनली दैट वाज एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग ऑफ मोनोपोली ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडियन मार्केट। और यही एक मेन रीजन होता है कि आप देखेंगे कि रिच बिजनेस क्लास पीपल फर्स्ट टाइम दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, दे वर हैविंग डिफरेंट इंटेंशन आल्सो। लाइक आप देखेंगे कि इससे जस्ट 1927 का जो सेशन हुआ था मद्रास में, वहां पे इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रखा था। सो ये सारी चीज आप जो देख रहे हो, इसका मेन इंटेंशन था क्या? कि किसी तरीके से इंडिया में हम अपना मार्केट खड़ा कर पाए। और ये तभी होगा जब आप ब्रिटिशर्स के मोनोपोली को खत्म कर पाओगे। तो इससे रिलेटेड आप कुछ एक पॉइंट्स कवर करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे क्या रीजन था? आपको पता होगा, पहली बार आपने देखा होगा कि जब 1909 में गांधी जी आए थे तो उन्होंने अपने बुक हिंद स्वराज में मेंशन किया था कि ब्रिटिशर्स आर एबल टू स्टे हियर इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन व्हिच हैज गिवन टू देम बाय इंडियंस। The day when Indians stopped cooperating with them, that will be the last day of Britishers in India। इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपको पता चलेगा गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन का प्लान बनाया था। उसके बाद आपको ये भी लिखना होगा कि कैसे कैसे वहां के ब्रिटिशर्स के अंदर जो यहाँ के पीजेंट्स थे वो हैप्पी नहीं थे, मिडिल क्लास पीपल जो थे वो यहाँ पे हैप्पी नहीं थे। इन सारे लोगों को एक साथ लाने का और फिर खिलाफत इशू था, उसको भी इंडियन नेशनल को कांग्रेस के साथ मर्ज करना था, तभी हिंदू और मुस्लिम साथ आ पाएंगे और एक बड़े स्केल पे एक कोई स्ट्रगल लाया जा सकता है, प्रोटेस्ट लाया जा सकता है इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे इसके अंदर। डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो कि हमें बताते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आने चाहिए थे। और आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन का जो फाइनल स्टेज था, अगर वो सक्सेसफुली कंक्लूड कर दिया जाता तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट चौरी इंसिडेंट हो गया, दैट बिकॉज ऑफ दैट इट टुक ऑलमोस्ट 10 years टू ब्रिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस बैक देयर, राइट। पर ये सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स हम आने वाले स्लाइड्स के थ्रू कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे स्ट्रेस डालना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस आपने देखा 2021 का, 2022 का, 2022 के कंपार्टमेंटल का, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और इससे पहले भी रिपीटेडली ये एग्जाम में अपीयर हो रहे थे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स का। अभी यहां पे देखेंगे हम कुछ एक एमसीक्यू तो नहीं रहेंगे बट 1 word आंसर जिसके रहेंगे। पहले चूंकि 2021 से पहले 1 word लाइक 1 word टाइप ऑफ आंसर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जहां पे आपको 1 मार्क्स के लिए स्टेटमेंट के द्वारा आपके आंसर्स को कंक्लूड करने रहते थे। जैसे पहला एग्जांपल हो गया, नेम द राइटर ऑफ नोबल आनंद मठ। 1882 में आपको पता होगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी ने इन्होंने क्या लिखा? एक बुक लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है, कभी कभी बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता है। चट्टोपाध्याय was very much hard to pronounce by Britishers, so they made it short and they started calling them चटर्जी, right? So ये जो पर्सन थे इन्होंने 1882 में आनंद मठ लिखा। ये आनंद मठ क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पे पहली बार भारत माता को क्या किया गया था? पोर्ट्रे किया गया था। साथ साथ अगर देखते हैं आप तो पहली बार भारत माता के प्रेज में, उनके रिगार्ड्स में बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? एक पोएम लिखा था जिसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, ये पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ आनंद मठ? दैट वुड बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर से एक क्वेश्चन मिलता है हिंद स्वराज का। हमने थोड़ा सा इसके बारे में ऑलरेडी जिक्र कर रखा है। 1909 में गांधी जी जब काफी लंबे अरसे बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटेंगे तो वहां पे उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था क्या? हिंद स्वराज। और वहां पे उन्होंने बताया था कि इंडिया जो है गुलाम इसलिए है क्योंकि इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देना बंद कर देंगे वो आखिरी दिन हो जाएगा ब्रिटिशर्स का इंडिया में, राइट। तो ये था हमारा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ बुक हिंद स्वराज। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहां हो गया वंदे मातरम। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा। अभी हमने देखा एक क्वेश्चन जो दिल्ली के बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया, जहां पे आनंद मठ के बारे में पूछा गया था, किसने लिखा था?
अब आगे बढ़ते हैं तो 2017 ऑल इंडिया सीबीएसई जो एग्जाम हुआ था 10th का, वहां पे पूछा गया था हिंद स्वराज किसने लिखा था। अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं तो फॉरेन का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, फॉरेन सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है जो फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए, वहां पे एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया था वंदे मातरम के बारे में। अभी अभी हमने देखा है कि वंदे मातरम एक बुक के अंदर लिखा गया था जिस बुक का नाम था आनंद मठ, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, और कब लिखा था, 1882। क्या सिग्निफिकेंस था भाई, क्योंकि पहली बार इसमें भारत माता का पोर्ट्रेल बनाया गया था और उन्हीं के रिगार्ड्स, उन्हीं के प्रेज में वंदे मातरम को भी लिखा गया था। तो वंदे मातरम की यहां पे बात हो रही है तो डेफिनेटली कौन लिखेंगे इसको, दैट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1882। ये था हमारा आंसर। आगे बढ़ते तो सीबीएसई 2016 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द स्लोगन विथ विच Simon Commission was created in India, and that was the period of 1928 when Simon Commission was constituted and they were about to come to India for investigating the growth and development of Indian like political structure, right, constitutional structure, how much so far we have achieved under this colonial rule, that was going to be evaluated. But what was the worst thing, in that committee we were not having any Indians. आप इंडिया को इवैल्यूएट कर रहे हो बिना किसी इंडियन के रेफरेंस में, तो ये किस तरह का कमिटी था। जब साइमन कमीशन इंडिया में आए तो इनको ग्रीट करने के लिए एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया लाला लाजपत राय के लीडरशिप में, और फाइनली क्या हो गया, ये प्रोटेस्ट हो ही रहा था कि ये लाला लाजपत राय सेवियरली इंजर्ड हो गए, फाइनली वी हैव सीन हिज डिवाइस, राइट। बट मेन क्वेश्चन हियर इफ यू सी they are asking about the slogan. What was the slogan which was used during this protest? That was Simon go back. Simon go back, Simon go back. They were chanting and they were greeting these committee with the help of this slogan. And what was that? And that was Simon go back. किस साल, कौन सा साल था, 1928 का साल था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां पे ये अब हमारा आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, दिल्ली का जो सीबीएसई का 10th दिल्ली का जो बोर्ड एग्जाम हुआ 2015 का 2017 का, वहां पे भी ये क्वेश्चन अपीयर हुआ। क्या है क्वेश्चन भाई, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। अब पूछा जा रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया था, किसके रिस्पॉन्स में रॉलेट एक्ट 1919 के रिस्पॉन्स में। तो सबसे पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कुछ एक डेट्स। रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट वो लाया गया था 1979 में, और जिसका मेन प्रोविजन था टू सप्रेस ऑल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एक्टिविटीज। मेन इंटेंशन क्या था कि चलो हम किसी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के जो एक्टिविटीज हैं उसको क्या कर दें, कम कर दें। तो रॉलेट एक्ट आप देखो, रॉलेट एक्ट की हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा वो, रॉलेट एक्ट की हम बात करते हैं तो कब आया था भाई, 1919 में। मेन इंटेंशन क्या था भाई, मेन प्रोविजन था इसका, प्रोविजन पहले हम देख लेते हैं। प्रोविजन क्या था कि डिटेनमेंट विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, डिटेनमेंट 2 years of डिटेनमेंट विदाउट एनी ट्रायल, 2 साल तक आपको डिटेन कर लिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका एक और जो हमारे पास बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जब ये बिल पास हो रहा था, ये चूंकि एक्ट है, देखिए ये एक्ट है, एक्ट बनने से पहले ये जरूर किसी हाउस में डिस्कशन के लिए लाया गया होगा बिल के तौर पे। जब बिल लाया जाता तो लोग क्या करते हैं, जो वहां पे मेंबर्स रहते हैं उस हाउस के, वो सारे डिस्कस करते थे, और तब तक हमारे उस वायसराय काउंसिल में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इन्होंने इस बिल को क्या किया, अपोज किया, बट क्या हुआ भाई, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से वहां पे पास नहीं हो पाया। बट यहां पे आपको पता चलेगा कि हमारा थोड़ा सा जो झुकाव था वायसराय का इसके तरफ ज्यादा था, और इन्हीं वायसराय के वीटो पावर के चलते फाइनली ब्रिटिशर्स मैनेज टू मेक इट पास्ड as an act. So this bill converted into an act and that must have to be executed over Indian people. क्यों ये arbitrary था? Arbitrary, this law was arbitrary
arbitrary and discriminatory. Why? Because this was only applicable for Indian, only applicable for Indian, which means what? इसके अंदर कोई ब्रिटिशर्स को गवर्न नहीं किया जा सकता है, इसके द्वारा किसी ब्रिटिशर्स को डिटेन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इंडियंस को ही डिटेन किया जा सकता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनके पॉइंट्स के। ये था हमारा कुछ एक प्रोविजंस। अब गांधी जी को जब ये सब बात पता चली, ब्रिटिशर्स को पहले ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, गांधी जी अब मास लीडर के तौर पे उभर चुके हैं। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में जो 1917 से 18 तक उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, डिमोन्स्ट्रेशन किया, सक्सेसफुल डिमोन्स्ट्रेशन किया अपने वेपन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह को, ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा खौफ चला गया कि भाई अब ये बंदा आ गया है, जरूर हमें फिर से एक बार यहां से खदेड़ देगा, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऑलरेडी उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था अपार्थाइड सिस्टम के, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, और एक बार फिर से इंडिया में वही होने वाला। इंडिया आने से पहले गांधी जी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के बीच में फेमस हो चुके थे बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल विच ही हैज डन, विच ही हैज इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका। अब ब्रिटिशर्स को फिर से लगने लगा कि गांधी जी अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हमारा बोरिया बिस्तर पूरे अच्छे तरीके से बंधा जाएगा और फिर से हमें अपने कंट्री की तरफ खदेड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं कुछ एक प्रोविजन क्यों गांधी जी को मजबूर होना पड़ा इसको लॉन्च करने के लिए। सबसे पहला चीज, जो भी सारे पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए इसको फिर से यहां पे रिकॉल करेंगे। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड हरिडली, बहुत जल्दी जल्दी में पास किया गया था। इवन इंडियन पीपल हु वेर अपोजिंग इट, ब्रिटिशर्स डिडंट listen them, and finally with the help of veto power of viceroy that bill got converted into an act. The Rowlatt Act gave enormous power to the government, like I told you na, without any trial someone can be detained for 2 years, right? So that is literally curtailing the power of human right? आगे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसका मेन प्रोविजन हम जान लेते हैं कि क्या था, कि द गवर्नमेंट कैन डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। देखिए ये सारे पॉइंट्स को मैंने कितनी बार हाईलाइट किया है, और यही सारे एग्जैक्ट वर्ड्स स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो इसके आंसर के तौर पे, नो वन इज गोइंग टू कर्टेल योर आंसर्स, नो वन गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स हियर, राइट? सो दिस इज द वे हाउ यू विल अप्रोच योर आंसर्स। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछा गया, राइट? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे देखेंगे कि दिल्ली 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन भाई? इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉकलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एटसेट्रा इन शेपिंग द नेशनलिज्म ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है कि ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और यहां पे आपने देखा होगा कि एकदम जस्ट लाइक नेशनलिज्म इन यूरोप, देयर हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, symbols which will unite all people's minds, and here ultimately at the end of this we'll talk about collective belonging, collective identity. What is this? अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का, बंगाल में उन्होंने क्या किया, वहां के सारे फॉकलोर्स, फोक सॉन्ग सबको उन्होंने कंपाइल किया और फाइनली उन्होंने अपने बुक्स के द्वारा लोगों के बीच में फिर से उसको पब्लिश किया, और काफी अच्छे तरीके से लोगों के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का भाव उन्होंने जनरेट किया। उसके बाद पता है मद्रास में हमारे पास थे नटेशा शास्त्री, उन्होंने भी यही काम किया तमिल लोगों के बीच में, राइट? अगर इससे आगे बढ़ते हैं, जहां पे हमने देख रखा था कि आनंद मठ लिखा गया था, एक बुक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में, जहां पे उन्होंने भारत माता का पहला पोर्ट्रेल बनाया था। साथ साथ उन्हीं के प्रेज में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, और लोगों के बीच में ये वंदे मातरम स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में एक वेपन बन गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, राइट? तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, भारत माता को फिर से मॉडिफाइड वर्जन, जो कि प्रिंट देखते हैं आप, जो आजकल हम देखते हैं प्रिंट, वो एक्चुअली किनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? वो प्रिपेयर किया गया था अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से, फाइनली एट द एंड ऑफ दिस यू विल कंक्लूड द वर्क ऑफ महात्मा गांधी, वेयर ही हैज प्रिंटेड स्वराज फ्लैग।
अब स्वराज फ्लैग की स्टोरी 1921 से आती है, बट 1905 में भी जब बंगाल विभाजन हो रहा था, बंगाल डिवीजन हो रहा था, स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, 1905 में एक स्वदेशी फ्लैग का फॉर्मेशन किया गया था। देयर वी हैड 3 कलर्स, दैट इज द रीजन व्हाई दैट टू वाज कॉल्ड एज ट्राई कलर। कौन कौन से कलर थे वहां पे? ग्रीन, रेड एंड येलो। और वहां पे साथ साथ उन्होंने 8 प्रोविंसेस, जो इंडिया के 8 प्रोविंसेस थे, उनको सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने 8 लोटस का यूज किया था। साथ साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए उन्होंने वहां पे क्या किया था? दे हैड यूज्ड क्रेसेंट मून। तो ये था हमारा स्वदेशी फ्लैग। आगे अगर हम बात करते हैं 1921 में, जहां पे गांधी जी ने पहली बार एक नए तरह का झंडा ट्राई कलर बनाया, उसमें अगर देखते हैं कलर तो क्या क्या था? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। इन प्लेस ऑफ येलो he had used what? White color. And in the center of this he had used the spinning wheel, which symbolized what? We can produce our own clothes. We are not going to depend over foreign textile or foreign garments. So that was promotion of self-help. That was the promotion of self-help, and all these things were very much common, and you can see these things will boost an energy among the people, and all happened during this whole period of freedom struggle, right? और ये क्या किया? इसने फाइनली लोगों के बीच में एक मैसेज दिया, जिसके द्वारा लोग सारे यूनाइटेड हो गए, और फिर हमें थोड़ा सा काम करना आसान हो गया। नटेशा शास्त्री का हमने काम देखा, और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहां पे हमने देख रखा है भारत माता का पोर्ट्रेयल, वंदे मातरम का हमने देखा वहां पे एग्जिस्टेंस, कैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में उन्होंने अपना बुक लिखा, और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में ये वंदे मातरम लोगों के बीच में एक वाइल्ड फायर की तरफ फैल गया, और काफी बड़ा एक सोर्स बना एनर्जी का, राइट? हम देखें भारत माता का जो पोर्ट्रेयल था अपडेट हो गया अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जहां पे देखते हो, सो दिस टाइम द पिक्चर विच वाज पोर्ट्रेड बाय अविंद्रनाथ टैगोर वाज very much in a manner that it was like a calm, composed and divine, right? And a spiritual which acquired different forms in different years by different artists, right? This image of India developed the ideas of nationalism in India. ये सारे पॉइंट्स देखते हो। ट्राई कलर भी हमने देखा दो तरह का, स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग गांधी जी के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा 1921 में। उससे पहले स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में स्वदेशी फ्लैग बहुत ज्यादा पॉपुलर था, वो भी ट्राई कलर था। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, नटेशा शास्त्री का वर्क देखा, जहां पे उन्होंने तमिल फॉक टेल्स को कंपाइल किया। आगे उससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर का हमने देखा वर्क, जिन्होंने बंगाली में वहां के लोगों के बीच में जो कॉमन फॉक टेल्स थे, फॉकलोर्स थे, उसको कंपाइल किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हो। उन्होंने एक बार फिर से लोगों के बीच में अपने पास्ट को प्रेजेंट किया एक बहुत ही यूनिक तरीके से। उस बुक का नाम था भारत की खोज, और इन इंग्लिश दैट टू वाज देयर, एंड देयर द टाइटल ऑफ दिस बुक वाज कॉल्ड ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बुक के द्वारा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स पे बहुत बड़ा कटाक्ष किया, बहुत बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया, और फिर से वहां पे इन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करने की कोशिश की कि हम पास्ट में भी बहुत बड़े चीज को हासिल कर रखे थे, और आज फिर हमारे पास एक ऐसा समय है कि हम उन्हीं सारे चीजों को याद करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। तो ये सारे जो कंट्रीब्यूशन है, अगर इसके आंसर में अगर डालते हो तो 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, राइट? ये बोलता है कॉन्फिडेंस, और देखिए इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट? तो ये था हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसे अभी हमने आसानी से कवर किया। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में भी पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। Why did Gandhiji decide to withdraw the non-cooperation movement in February 1922? What happened on that day? The day we had seen happening of Chauri Chaura, right? Chauri Chaura incident happened। ये प्लेस जो है यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे क्या हुआ, सब चीज नॉर्मल चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, but suddenly what happened? One fine morning, local peasants, protesters, they attacked over the buildings of British officers, and finally many of the Britishers they got killed। और ये बात जब गांधी जी को पता चला, instantly he had stopped this movement। Why? Because he was not going to support any means of violence, right? So first because of this event, this happened, and Gandhiji realized that Indians are yet to be trained. They are still in need of more and more training of satyagraha. So उन्होंने बोला कि they have to be trained for satyagraha,
and then only they can do what? Mass struggle, right? अब तीसरा रीजन मैं फिर से बता दूं, एक दो रीजन तुमने देख लिया कि चौरी चौरा में वायलेंट एक्टिविटी हो गया, दूसरा हमने देखा कि जो सत्याग्रही थे उनको गांधी जी को लगा कि अभी और ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तभी वो अहिंसा को फॉलो कर पाएंगे। और तीसरा चीज था जो कि बहुत ही मेजर रीजन था, गांधी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर उभर चुके थे अब तक, अब गांधी जी को पता चला कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे खुश नहीं है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये जो दो बंदे थे, इनका कहना था कि भाई हमें अब ये स्ट्रगल प्रोटेस्ट अब सूट नहीं कर रहा, हमने ट्राई किया ना पर ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हमें कुछ करना चाहिए इनोवेटिव। क्या होगा इनोवेटिव? वायसराय काउंसिल में जो सीट्स हैं वो इंडियंस के लिए इंक्रीज कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए हैं। इलेक्शंस होंगे तो क्यों ना हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तब यहां पे बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ अ स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और जिसका मेन इंटेंशन था कि हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और उस वायसराय काउंसिल के पार्ट बन जाए, और ये हुआ। दैट वाज आल्सो वेरी नाइस अप्रोच, लाइक हाँ हमें हर एक पहलुओं को चेक करके देखना कि कौन सा हमें ज्यादा हेल्प दे सकता है। गांधी जी अपना प्रोटेस्ट में लगे हुए तो बहुत सही। स्वराज पार्टी जो कि कांग्रेस का एक पार्ट था, यहां पे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जीता और फाइनली सक्सेसफुली दे बिकेम द पार्ट ऑफ वायसराय काउंसिल। तो थोड़ा सा, लेकिन अगर दो पार्ट, एक ही पार्टी दो पार्ट में बट रहे हैं, थोड़ा सा तो वहां पे एक टसल होगा, और ये हुआ। और दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन ऑन दिस डेट, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स में है। अगर आप इस तरीके से इन तीनों रीजन को एक्सप्लेन करते हो, दैट इज मोर देन इनफ, एंड दिस इज द वे हाउ यू विल राइट योर आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसी साल के 2013 के जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे, जो सीबीएसई में पढ़ाई कर रहे थे, उनके जो बोर्ड एग्जाम हुए थे, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2017 में भी वहां पे रिपीट किया गया था। क्या है क्वेश्चन भाई, जरा देखते हैं, गौर करते हैं। Why did Gandhi ji relaunch the civil disobedience movement after the second round table conference? Explain any 3 reasons. गांधी जी 1930 में चले गए थे राउंड टेबल, 1930 में लॉन्च हो गया था अप्रैल में। आपको पता है कि 12 मार्च को, अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट किया, और 12 अप्रैल के बाद 12 से लेके 6 मई तक उनका था दांडी मार्च के लिए प्रोसेशन। टोटल 24 दिन लिया उन्होंने, इस 24 दिन में 240 मील कवर किया। दांडी मार्च वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया था बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स मोनोपोली ओवर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब यहां पे जैसे ही इन्होंने ये काम किया, सिविल डिसोबीडियंस पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया। स्मूथली ये बात चल रही थी, ये पूरा जो प्रोसेशन था काफी शांतिपूर्ण ढंग से पूरे इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा था। हुआ क्या, ब्रिटिशर्स दे आर वेरी कनिंग एंड clever like fox. What did they do? They realized that if these Indian leaders are going to present here, and if these movements are continuing further anymore, which means what, they like us, like we Britishers will be forced out from India soon if this continued to happen. So they realized that why not to make some of these leaders absent from Indian soil. So they created a new round table conference and they started conducting such kind of conferences at London. अब आपको लंदन जाना पड़ेगा अगर आपको इसमें से इसे अटेंड करना है। तो लंदन जाना कोई उस टाइम कोई आज का ट्रैवलिंग का मोड नहीं था जहां पे आप एयरप्लेन में बैठे अगले 5 घंटे में आप लंदन उतर गए। उस टाइम ज्यादातर जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स थे, कम्युनिकेशन थे, वो सी रूट्स के थ्रू होते थे। गांधी जी एग्रीड टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ही वेंट देयर बट ही came back empty handed. He was very much disappointed, right? So जब disappointed थे तो उन्होंने बोला था जाने से पहले कि अगर हम जाएंगे, हमें बुलाया गया है, लगता है कि हमारी बात मान जाएगी, हम वापस लौटेंगे तो देखेंगे। और जाने से पहले उन्होंने क्या किया था कि जब हम लौटेंगे तब फिर से स्टार्ट करेंगे, सिचुएशन को देखते हैं, तब तक के लिए हम क्या लेते हैं, एक पॉज लेते हैं। तो गांधी जी चले गए। अब वहां से जब लौटे एम्प्टी हैंडेड तो उनको यह बात पता चली कि सारे जो उनके लीडर्स थे उनको जेल में ठूंस दिया गया है और ब्रिटिशर्स ने उनके किसी भी बात को माना नहीं है। तो इसी को देखते हुए गांधी ने जो पहले प्रॉमिस किया था जाने से पहले कि हम सिचुएशन को देखते हुए फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो तब डिसाइड करेंगे। जब वो वापस आए तो उन्हें कुछ नहीं हाथ लगा, फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने की कोशिश की। बट आपको पता है कि एक बार जब कोई चीज अपना फ्लो पेस
छोड़ देता तो फिर उसको गेन करना काफी आसान नहीं रहता। चलिए देखते हैं कुछ एक हम यहां पे रीजंस, व्हाई डिड ही ट्राई टू रीलॉन्च इट। महात्मा गांधी वेंट फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यू कैन ऐड हियर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट, in December 1931. He returned disappointed and empty handed, right, because the negotiations didn't work out there, right. He discovered this new cycle of repression by Britishers. Means I told you now, Britishers, they did what? In his absence, in the absence of Gandhiji, all these political leaders who tried to fill the vacancy of Gandhiji, who were very much actively working among the people, Britishers forcefully imprisoned them, detained them, and they were beaten up like anything, right. अब यहां पे गांधी जी को जब ये बात पता चला आने के बाद इन्होंने अब आओ ना देखा ना ताओ और फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च कर दिया, राइट। ये एक रीजन हो सकता है। आगे पहला रीजन हमने देखा कि वो बहुत बड़े डिसअपॉइंटेड थे और चूंकि उनका जो काम हुआ नेगोशिएशन नहीं हो पाया, इसलिए वो पहले बोल के गए थे कि काम नहीं होगा तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और यहां पे उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स सारे लीडर्स को पैक करके रखे हैं जेल में, तो वो भी एक रीजन हो गया। आगे देखते हैं, अगले रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो द इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स वेयर इन जेल एंड मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स वेयर प्रिवेंटेड। ये सारे जो सिचुएशंस थे इन्होंने मजबूर कर दिया गांधी जी को क्या करने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च करने के लिए। और यही आप देखेंगे कि हमारा एक फिर से रीइग्नाइट करने की कोशिश करेंगे गांधी जी, बट दैट वुड बी नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, बट एटलीस्ट ही हैड ट्राइड टू रीगेन द like people's minds and attention, but unfortunately that was not very much successful, we all know that, right। तो यहां पे हमने देखा कि ये 3 पॉइंट्स थे 3 मार्क्स में, और यहां पे आप बताएंगे कि क्यों गांधी जी ने रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। क्वेश्चन देखिए कि कितना बार ये रिपीट किया गया है, और आगे भी आया क्वेश्चन है, पहले भी देखेंगे 2014 में भी एक बार पूछा क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन कि जहां जो आया हुआ है सीबीएसई के 2017 वाले एग्जाम में। हाउ डिड द सॉल्ट बिकेम द बेस टू बिगिन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च उन्होंने किया स्टार्ट साबरमती आश्रम से लेके कहां तक, दांडी मार्च तक, राइट। अब ये जो 240 माइल्स इन्होंने कवर किया है इन कितने दिनों में, 24 दिनों में। इन 24 दिनों में उन्होंने जो 240 माइल्स इन्होंने कवर किया है। देखिए एक यहां पे आ जाता है, अभी जो आपने देखा ये 31 मार्च है, राइट। 31 मार्च को यहां पे आप देखेंगे कि इन्होंने अल्टीमेटम दिया, राइट। SALT march became the base of begin the civil disobedience movement because on 31st March Mahatma Gandhi sent a letter, right। थोड़ा सा हम इसके क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 31st मार्च को देखेंगे कि गांधी जी ने क्या किया, अल्टीमेटम दिया 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम टू whom, टू इरविन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा डेट अगर देखते हो तो 11 पॉइंट्स के लिए इन्होंने 11 दिन दिया, 11 डेज दिया, ठीक है। देखिए अब 1 अप्रैल से लेके 1 1 टू 11 अप्रैल गांधी जी चुपचाप उनका इंतजार कर रहे थे, वेटेड फॉर हिज रिस्पॉन्स, वेटेड फॉर हिज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किनका भाई, इरविन के रिस्पॉन्स का उन्होंने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने जैसा प्रोमिस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे 12 अप्रैल से अपना जर्नी, 12 अप्रैल से इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। क्या हो गया भाई, 12 अप्रैल से लेके 6 मई तक, 12 अप्रैल से लेके 6 मई तक अगर आप देखते हैं इस डेट को अगर देखते हो, इस डेट को अगर आप देख रहे हो, ये जो डेट था दैट वाज द पीरियड ऑफ मूवमेंट which was started by Gandhi ji from Sabarmati Ashram for reaching this Dandi place in coastal part of Gujarat, right। तो ये जो था हमारा दांडी मार्च था, that was दांडी मार्च, right। ये हमारा हो गया दांडी मार्च, ये हो गया भाई कितने दिनों के। और दांडी मार्च को लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट मार्च बोलते हैं। अब अगर आप देखते हो इसके सारे दिन को, कितने दिन हो गए ये,
18 दिन हो गए, 18 डेज हो गए, सॉरी 18 तो यही इसी महीने हो गया, अच्छे वहां पे टोटल कितने दिन इन्होंने लिया, 24 दिन लिया, 24 डेज लिया। 24 दिन में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, 240 माइल इन्होंने कवर किया। आप समझिए कि कितना बड़ा ये कष्टदायक जॉब होगा, इतना डिस्टेंस कवर किया और फाइनली वो 6 मई को वहां पे पहुंच के उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के मोनोपोली को वहां से तोड़ा और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही होना था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। ये था हमारा पॉइंट। अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड वी सिलेक्ट ओनली साल्ट एज अ मोड ऑफ और द मीनिंग ऑफ लॉन्चिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आप यहां पे गौर कर रहे हो, हमने 11 पॉइंट की बात की है, इस 11 पॉइंट में एक पॉइंट था सॉल्ट, जो कि इंडिया के हर एक सेक्ट तबके लोगों से कनेक्टेड था, वो था सॉल्ट। चाहे आप रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, सबके लिए डेली बेसिस पे सॉल्ट का होना जरूरी है। और सॉल्ट जो था उस पे मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, सॉल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। ब्रिटिशर्स इसको खोना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने इसको एक क्या किया, एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लिया और सोचा कि इसी को तोड़ के, इसी के मोनोपोली को तोड़ के हम अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। और यही एक मेन रीजन था कि गांधी जी ने सबसे ज्यादा वेटेज दिया, इंपॉर्टेंस दिया, सिग्निफिकेंस दिया किसको, सॉल्ट को। आगे देखते हैं इसके आंसर्स को, चलिए देखते हैं। सो महात्मा गांधी हैज गिवन 11 डिमांड्स टू इरविन, राइट। और ये जो डिमांड्स थे ये सिर्फ कुछ एक लोगों तक लिमिटेड नहीं थे, ये समाज के हर एक सेक्ट से रिलेटेड थे। गरीब को से रिलेटेड थे, पुअर से रिलेटेड थे, बिजनेस क्लास पीपल से रिलेटेड थे, पीजेंट से रिलेटेड थे, महिला से रिलेटेड थे, पुरुष से रिलेटेड थे, हिंदू से रिलेटेड थे, मुस्लिम से रिलेटेड थे, जितने भी आप पॉइंट्स गिना सकते हो सब से रिलेटेड थे। अब बात आ जाती है कि कर क्या सकते हैं इनके लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सारे 11 पॉइंट्स में गांधी जी को लगा कि सॉल्ट ही है, तो गांधी ने सॉल्ट को ही सिलेक्ट किया एज अ मोड to go against Britishers, right? So the most important demand was to abolish the salt tax, as it was the most important item in food which is very much consumed by everyone, either you are rich or poor, without any discrimination. Everyone has to go for salt, और यही रीजन था कि गांधी जी ने सॉल्ट को चुना। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए जिसके थ्रू आप इस पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 2016 का दिल्ली में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन बताया जा रहा है कि है Who had designed the Swaraj flag by 1921? Explain the main features of this. हम अभी तक देखे हैं कि दो तरह के बेसिकली फ्लैग थे। एक था स्वदेशी फ्लैग, एक था स्वदेशी फ्लैग, राइट। दूसरा हमारा क्या था भाई, दूसरा था हमारा, ध्यान दीजिएगा, स्वराज फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग की आप बात करो तो आपको पता चलेगा दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इसको हमने यूज किया था, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं तो इसका एक और फीचर था कि इट कंटेन्ड 8 लोटसेस विच सिग्निफाइड 8 provinces of our India. 8 lotuses were there. One crescent moon was there. Crescent moon was there, which matters for unification of Hindus and Muslim. Right? ये था। इसके बाद ये एक ट्राई कलर फ्लैग था, दोनों ट्राई कलर, ये भाई कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ट्राई कलर फ्लैग था। ये भी ट्राई कलर ही था, ये भी हमारा क्या था, ट्राई कलर ही था, ये भी हमारा ट्राई कलर, दोनों ट्राई कलर है, बस कलर में थोड़ा सा आप अंतर देखोगे। क्या थे कलर, जरा सा इन्हें देख लेते हैं। जो स्वदेशी फ्लैग थे इनका कलर था रेड, ग्रीन और येलो, और जो स्वराज फ्लैग था इनका कलर था रेड, ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। ये था हमारा कुछ एक पॉइंट्स स्वदेशी फ्लैग से रिलेटेड। अब स्वराज फ्लैग से रिलेटेड कुछ एक हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, प्रिपरेशन हुआ था, किनके द्वारा किया गया था, वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था भाई साहब, 1921 में। कब किया गया था, 1921 में। अब इसके जो कलर थे मैंने बताया कि रेड था, ग्रीन था, वाइट, येलो की जगह हमने क्या यूज किया, व्हाइट यूज किया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहां पे एक चीज और देखेंगे
कि इन प्लेस ऑफ दीज 8 लोटसेस एंड क्रेसेंट मून गांधी जी हैज यूज्ड व्हाट, अ स्पिनिंग व्हील। ये स्पिनिंग व्हील को उन्होंने यूज किया कि अब हमें ब्रिटिशर्स बेस्ड प्रोड्यूस्ड गुड्स हमें नहीं चाहिए, अब हम खुद से अपना क्लोथ्स बना सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी विल रिलाई ऑन आवर सेल्फ ओनली। ये था हमारा कुछ एक फीचर स्वराज फ्लैग का, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कहां गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर। देखिए द मेन फीचर ऑफ दिस स्वराज फ्लैग वाज, गांधी जी ने इसको 1921 में बनाया था। मैंने क्या लिखा डेट यहां पे 1921 लिखा, ठीक है। मेन इंटेंशन क्या था कि भाई हमें लोगों को यह बताना है कि अब हम खुद पे डिपेंड करें, वी आर नॉट रिलाइंग ओवर ब्रिटिशर्स। इट वाज डिजाइन्ड यूजिंग द कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट। देखिए रेड ग्रीन और व्हाइट इन्होंने यूज किया। A spinning wheel was in the center of the flag which represented what, गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ये था हमारा मेन इंटेंशन किसका, स्वराज फ्लैग का। अब हमने देख लिया स्वराज फ्लैग वर्सेस स्वदेशी फ्लैग। आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक और क्वेश्चन आता है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बताइए, नाम से ही पता चला, पहले तो आप नाम को ही बताओगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मींस व्हाट, सारे लोग जो रहेंगे डिसोबे करेंगे ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए हुए लॉ को। नॉन कोऑपरेशन मींस व्हाट, हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक ना। ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट किस हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे भी उनको सर्विस की जरूरत है हम उनको सर्विस नहीं देंगे। जैसे वो जॉब हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जहां पे बहुत सारे इंडियन भरे पड़े हुए थे लाइक एम्प्लॉइज की तरह, अब उन्होंने सारे ब्रिटिशर्स के जॉब्स को छोड़ दिया और वो बेरोजगार हो गए। और गांधी जी के कहने पर सारा ऐसा हुआ। गांधी जी ने कहा कि आप ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देना बंद कर दो, उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर दो, उन पर डिपेंड होना बंद कर दो और जल्द ही हम आपके लिए कुछ सेवा उपलब्ध कराएंगे। बट आगे चल के पता चला कि हुआ नहीं, क्योंकि ये सारे अल्टरनेटिव्स, अब कोई आदमी जॉब छोड़ता है तो उसको कोई अल्टरनेटिव तो चाहिए ना, कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मुझे एक अल्टरनेट होना चाहिए। अब ब्रिटिशर्स से के सारे जॉब्स को तो आपने छोड़ दिया, बट आपको फैमिली को खिलाना है। कितना दिन आप बिना खिलाए पिलाए बिना कुछ अर्न किए रहोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो जाती है। बट गांधी जी की बातें जो थी वो अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी कि इंस्टेंटली सभी लोगों को जॉब दे दिया जाए इंडियन तरीके से। तो ये एक रीजन तक बाद में को फिर से अपने जॉब में ज्वाइन कर लेंगे। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स, स्पेशली मिडिल क्लास जो पीपल, तो उन्होंने जल्दी से अपना फिर से वही सारे जॉब्स को पकड़ लिया और फाइनली ये क्या हो गया, जो सिविल डिसोबीडियंस सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। एक क्वेश्चन भी आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि मेन इंटेंशन था कि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉ को डिसोबे ही करेंगे, नहीं मानेंगे, उनके बात को नहीं मानेंगे। तो यहां पे देख लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डील्ड विद द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, colonial law, right? Non-cooperation movement was did not follow the rules of the colonial government. हम उनके रूल को नहीं फॉलोंगे, उनके द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हम उसमें काम नहीं करेंगे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन्होंने तोड़ा। बट इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ क्या कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन ही कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस का मेन मूवमेंट था, मेन डिमांड क्या था, टोटल इंडिपेंडेंस। यहां पे इनका मेन डिमांड क्या था भाई, टोटल इंडिपेंडेंस, राइट। और यहां पे नॉन कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इनका सिर्फ डिमांड था स्वराज, सेल्फ रूल, स्वराज। यहां पे इनका डिमांड था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ये डिमांड से आप समझ सकते हो कि कैसे हमारे कुछ एक पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यही दो बेसिक डिफरेंसेस थे, दो तीन डिफरेंसेस आप गिना देते हो तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ऑल इंडिया 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। आपने बताया, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्वदेशी फ्लैग था, रेड ग्रीन येलो से बना हुआ था, उसमें 8 लोटसेस थे जो कि इंडिया के 8 प्रोविंसेस के बारे में बताते थे, और इसमें क्रेसेंट मून था जिसको हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी के बारे में बताया जा रहा था। ऑल इंडिया 2016 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो ये क्या था, दुनिया उस टाइम इंडिया के जितने भी लोग थे उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में अलग अलग तरीके से स्वराज पसंद आ रहा था। तो प्लांटेशन वर्कर के लिए आपको पता है कि वहां पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, जो कि उन्हें मजबूर कर देता था कि आप कहीं भी बिना किसी से परमिशन लिए अपने प्लांटेशन एरिया में घूम भी नहीं सकते हो। वो सिर्फ एक कन्फाइंड लोकेशन पे ही फिक्स रहते थे, एक छोटा सा चैम्बर उन्हें दिया जाता था, उसके अलावा वो कहीं पे घूम भी नहीं सकते थे, उनके लिए बिल्कुल जेल के बराबर था। तो जब स्वराज आया तो इन्होंने ये सोचा कि भाई हम अब गांधी राज में आ गए, यहां पे गांधी जी आ गए तो हमारे लिए ये सारे लॉज खत्म हो जाएंगे, यहां से हम कभी भी अपने घर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं इंडिया में। और सबसे बड़ी बात
कि अब गांधी जी आ गए, गांधी राज आ गया है, अब हमारे अपने घर में ही हमको गांधी जी जमीन दिलवा देंगे। ये सारी बातें थी, एक रूमर भी हो सकता है, और यही सारे उनके दिमाग में चल रहा था। बट बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जब ये बाहर नहीं जा पाते थे तो अपने प्लांट के अंदर ये क्या करते थे, दे वर चैंटिंग स्वतंत्र भारत, चैंटिंग व्हाट, दे वर यूज्ड टू चैंट व्हाट, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, ये वो क्या करते थे, चैंट किया करते थे। ये उनका एक था मतलब पार्टिसिपेशन, इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्हीं सारी पॉइंट्स को हमने यहां पे रखा है पॉइंट्स के फॉर्म में, आपको भी वहां पे इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। 2016 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको पता है, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन यहां पे देखने को मिला। कुछ लोग नहीं पार्टिसिपेट किए, बट ज्यादातर देखेंगे उस टाइम जो लोग थे इंडिया के, बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड थे गांधी जी के कॉलिंग से, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बात करते हैं रीच पीजेंट्स का। रीच पीजेंट्स बिल्कुल परेशान थे, क्योंकि उन पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, रेवेन्यू टैक्स, जिसके चलते वो परेशान थे। पिछले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए देखे थे कि अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया था इनके अगेंस्ट। अब इनका दिमाग ठिकाने आ गया, और इस टाइम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। क्यों, क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टॉर्चर किया, इनके सारे लैंड्स को इनसे छीनना स्टार्ट किया, जो अब ये मजबूर हो गए कि गांधी जी के सपोर्ट को लेके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, राइट। ये तब पहली बार हुआ था कि रीच पीजेंट्स ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था। दूसरी बात, पुअर पीजेंट्स भी यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर हमें स्वराज मिल जाता है, हमें अपने तरीके का स्वराज मिल जाता, तो हमारे लिए सारी कामें आसान हो जाएगी। हमारे लिए जो प्रेशर है काम करना, लोगों को टैक्स देना, ब्रिटिशर्स को टैक्स देना, अब ये नहीं रहेगा। हम अपने तरीके से कमाएंगे, अपने फैमिली को फीड करेंगे, और हमारा कुछ प्रॉस्पेरिटी होगा। तो ये पुअर पीजेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट था। वुमेन के लिए देखें तो बहुत तगड़ा पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज स्केल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च बाय गांधी जी। दे बिलोंग्ड to the high caste families from the urban areas and rich peasant households. From the rural areas, right, from them it was a sacred duty where they were planning to sacrifice their lives for the sake of getting freedom for their nation. अब यहां पे इसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि why Congress was so much reluctant about political participation of women ड्यूरिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहां पे गांधी जी का एक कोट भी है कि जी हां, चूंकि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई बड़ा सा पोस्ट नहीं दे रही है, आपको आपकी राइट नहीं दे रही है, तो आप क्या काम कीजिए, आप इतने दूर दूर बड़े बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट मत कीजिए, अपना घर जाइए, अच्छे से रहिए, अपने बच्चे और फैमिली का ख्याल रखिए। ये कोड भी दिया हुआ, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहां पे चूंकि हम बात कर रहे हैं कैसे समाज के डिफरेंट लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट किया, तो हमने देखा रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने भी कंधा से कंधा मिला के पार्टिसिपेट किया। इस तरह के आंसर आप लिखते हो 100% यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन वाज ग्रेटेड विद स्लोगन गो बैक। हम देख चुके हैं इसका क्वेश्चन, राइट। व्हाई, क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया। सपोर्ट द रिएक्शन ऑफ इंडियंस विद आर्गुमेंट्स। बिल्कुल इंडियन के आप ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ को आप चेक करने के लिए आ रहे हैं, और उस कमेटी में आपने एक भी इंडियन को नहीं रखा। तो दिस वाज द रीजन व्हाई अ प्रोटेस्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय इन 1921 एंड दे वर चैंटिंग व्हाट, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये था हमारा इसका आंसर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए था। आप आराम से इसको लिखोगे, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। कांग्रेस वाज रिलक्टेंट, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन इट्स प्रोग्राम ऑफ एनालिसिस द रीजंस। क्यों कांग्रेस इन पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि हमें इंडस्ट्रियल जो भी डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं करना, इंडस्ट्रियल वर्कर को हमें अपने प्रोग्राम में क्यों इंक्लूड नहीं करना है। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, they were from Nagpur industrial workers, they were from Nagpur industrial organization who selectively adopted some of the Gandhian ideas such as boycott of the foreign goods, right. They participated in movement as part of their own movement, यही एक रीजन था। and they all were against the low wages and the poor working conditions of the industries। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है कि उन सब का एक मूवमेंट मेन रीजन क्या था कि वो चाहते थे कि हमें हमारे लो वेजेस और पुअर जो वर्किंग कंडीशन है उससे छुटकारा मिले। तो उनका एक रीजन हो गया कि कैसे वर्कर्स का एजेंडा अलाइन हो गया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। इन द ईयर 1930 एंड 1932 द रेलवे वर्कर्स एंड द डॉक वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। छोटा नागपुर जो कि राजस्थान जो कि आपका झारखंड का पार्ट है, टिन माइन वर्कर्स आल्सो प्रोटेस्टेड इन रैलीज
wearing Gandhian caps, and finally here you can see they boycotted all the campaigns. But the Congress was not willing to cooperate, include their demands, because they thought that this would alienate the industrialist and deviate एंटी-इंपीरियलिस्ट फोर्सेस. कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं. अब कांग्रेस के पास चैलेंजेस थे. क्या चैलेंजेस थे? कि इसके दो तरह के मेंबर थे, एक वर्कर्स थे और एक क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे. यही इसका आंसर भी होना, इंडस्ट्रियलिस्ट थे. अगर आप वर्कर्स को इंक्लूड करते हो, इफ यू डू हेल्प वर्कर्स, these industrialists will get alienated, and industrialists were financing the giving fund to this Indian National Congress, right? So main intention was that let's stay away from the intention of workers, let's give more focus to industrialists because they are supporting us by finance. So if we work for both, suddenly there will be conflict, and within our own स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर वी विल बी कोलैप्स. सो ये मेन इंटेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. वर्कर्स चाह रहे थे कि गांधी जी के साथ घुले मिले और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास अपने एजेंडा को शो करे, बट चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को खुश रखना था इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, इसीलिए वर्कर्स को इन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, इनके एजेंडे को उन्होंने हासिल करना छोड़ दिया. राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑल इंडिया 2003 में पूछा गया. दिल्ली क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 2012, 15, फॉरेन एग्जाम 2014 में पूछा गया. क्वेश्चन आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. आपको पता है हम कुछ एक रीजन हाईलाइट भी कर चुके हैं कि क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन हो गया. क्योंकि पहला तो अपने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया. अब लोग चरखा घुमा के खादी क्लोथ्स बनाना स्टार्ट कर दिए. अब उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है कि आप खुद से अपना कपड़ा बना रहे हो. तो खादी क्लोथ्स वेयर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव था, एंड पुअर पीपल दे कांट अफोर्ड इट. सो सबसे पहला रीजन हो गया कि ये ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप यहां पे फिजिबल तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो. राइट, देयर वाज नीड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशंस, लाइक मैंने बोला कि मिडिल क्लास पीपल जो टाउन्स में थे, सारे ब्रिटिशर्स के जॉब को उन्होंने छोड़ दिया. टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, बैरिस्टर, डॉक्टर्स, आर्मी पीपल, पुलिस पीपल, सारे जो भी काम कर रहे थे इंडियन लोग जो कि ब्रिटिशर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, सबों ने जॉब छोड़ दिया. उनको एक विश्वास दिया गया था कि अगर आप उन ब्रिटिशर्स के साथ काम करना बंद करते हो तो जल्दी गांधी जी के द्वारा कुछ ऐसे सिस्टम्स लाए जाएंगे जहां पे आप काम ज्वाइन कर सकते हो और आपको एक फिर से नया जॉब मिल जाएगा. बट ये प्रैक्टिकली क्विकली पॉसिबल नहीं होने वाला था, क्योंकि ये तो टाइम टेकिंग डिसीजंस थे, एंड देयर वाज नीड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशन for the teachers, students and the lawyers, but these were very slow to come up. Right, practically बिल्कुल नहीं पॉसिबल था, इसीलिए यहां पे भी स्लो डाउन हो गया. Thus once again people started using the mill made British clothes, and the students, teachers and the lawyers, they joined back their respective jobs which were there under Britishers. तो देखिए ये सारे रीजंस थे, और कैसे एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग सालों में अलग अलग डिफरेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए, सिंपली थोड़े बहुत चेंजेस करके. आंसर्स तो सेम है भाई साहब. क्वेश्चन आप कहां से लाओगे, उसके आंसर्स भी आपको कंटेंट से ही देने हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए, तो आपको घबराने की बात नहीं है. यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट हियर. राइट, आगे बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया था. डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट. यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का है. डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित. जब गांधी जी के साथ गए थे बी आर अंबेडकर, गांधी जी तो एक ही बार गए थे अटेंड करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था, वो था दूसरा. वहां पे गांधी जी के सामने बी आर अंबेडकर ने क्या किया, एक डिमांड रख दिया कि हमें दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए. गांधी जी बिल्कुल इसके खिलाफ थे. ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिटवीन रिलीजन्स. Seats were reserved between religions, like for Muslims some seats will be reserved, for Hindus some seats will be reserved, some other caste if they come, some other religion if they come, for them also seats will be reserved. But again further, if you divide our society and try to make sure that some seats are reserved for some other caste within a religion, then how are you going to plan for a new independent and a progressive India? You are dividing society based on caste. That is literally not good. So that was the thinking of Gandhi ji, and this was the reason why Gandhi ji was against to this and he began to fast unto death. अब मैंने बताया कि जैसे ही गांधी जी लौटे वहां से लंदन से, इनको जेल में बंद कर दिया गया था. पूना में वो जेल था, उस जेल का नाम था
यारवादा जेल, यारवादा जेल है यहां पे पूना, यह जेल पूना में, और गांधी जैसे इंडिया लौटे तब से वो जेल में ही है। और बाद में उनको पता चला न्यूज़पेपर के थ्रू कि जो ब्रिटिशर्स हैं बी आर अंबेडकर के डिमांड को जो था सेपरेट इलेक्टोरेट उसको फुलफिल करने वाली हैं। तो यहां से अब क्या देखोगे, गांधी जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, वो फास्ट पे बैठ गए और बोले कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक मैं खाऊंगा कुछ नहीं, राइट। ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ national integration. He was absolutely right. Finally, they both have to come together. They finally concluded some points, and let's see how are they going to work it out here. So later on, Ambedkar accepted Gandhian view, and in the Pune Pact, the depressed class people were given the reserved seats in the provincial and central legislative council election, but they had reserved some seats in a state as well as in central government, but the vote, if you see, the people who will vote for them will come from all sectors, not just few people will be given this right to elect someone. Here people, all who will come from that constituency for which we have reserved our seats for them, there whoever comes within that constituency, they will be eligible for casting their votes. And that is the point which is getting highlighted here, that elections will be conducted, some seats will be also reserved, but vote will be given by all. Everyone in that constituency will have almost equal right to cast their vote. ये था हमारा आंसर, लाइक व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए कि ऑल इंडिया एग्जाम 2015 में पूछा गया, दिल्ली बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन भाई, जरा देख लेते हैं। हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म? व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइंड अ सॉल्ट एज अ वेरी पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन? हम लोग ऑलरेडी एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन देख चुके हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया था। 2010 के फॉरेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको पता चला होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिडिल क्लास पीपल ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था टाउन्स में। कंट्री में क्या था सिचुएशन, वहां पे हमारे अवध की बात करते हैं, हमारे यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो वहां पे लैंडलॉर्ड्स बहुत पावरफुल थे। वहां पे वो बेगारी को प्रमोट कर रहे थे, और ये बेगारी क्या होता था कि लोग इन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे और बिना किसी पेमेंट के। अब जब बाबा रामचंद्र वापस लौटे फिजी से, तो उन्होंने ये सिचुएशन देखा। ही वाज सो मच सरप्राइज्ड एंड डिवास्टेटेड बिकॉज people were getting tortured here. That was like a slavery getting promoted here, right? So when he came back from Fiji, he started convincing these poor people, like, why are you working for this much big landlords? You can do your own work, you can earn your money, and there is no relation here where you can work for these people and ultimately they will torture you, right? So he somehow managed to bring something there in the minds of these landless laborers or poor peasants, and finally they with the help of Jawaharlal Nehru, this Baba Ramchandra managed to form a Awadh Kisan Sabha, where all poor peasants, they came united against these landlords and they started protesting, and all these were happening during this proceedings of non cooperation movements. और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप देखेंगे कि जो ये इवेंट्स हो रहे थे अवध में, यहां पे नाई धोबी का भी स्ट्राइक होना स्टार्ट किया। इन्होंने भी क्या किया, इन सारे लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करना बंद कर दिया। एंड दिस वाज द वे हाउ पीपल कंट्रीब्यूटेड विद देयर फुल वेलबींग्स विद इन कंट्री साइड और इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यही सारे पॉइंट्स को हमने यहां पे कंक्लूड किया है। पॉइंट्स के फॉर्म में आप इन सारे को रखेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, और अगले साल 2011, इससे पहले 2000 दिल्ली के 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध इन द ड्यूरिंग द डेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन इन 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ अवध। अभी हमने इसके बारे में बात किया। क्या था उनका डिमांड, दे डिमांडेड वेरी हाई रेंट्स एंड अदर एसेट्स फ्रॉम द पीजेंट्स। लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात करें, वो बहुत ज्यादा हाई रेंट्स मांगते थे। द पीजेंट्स वेयर बाउंड टू वर्क at landlords without getting paid, that is called as begari। आपके एनसीईआरटी में ये बेगारी मेंशन किया गया है, इसे आप लिखेंगे। these are keywords, essential keywords, you have to use it for your answers। peasants had to do begar, no security of tenure, and also they were evicted regularly so that they could not quite
एक्वायर राइट ओवर द लीज लैंड। ये सारे रीजंस थे जिसने फोर्स कर दिया इन सारे अवध के पुअर पीजेंट्स को कि वो कैसे लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जाएंगे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में। आप ऐसे 2-4 पॉइंट अगर हाईलाइट करते हो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। 2015 के विदोसे में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम अ मूवमेंट, गिव योर ओपिनियन। हमने देखा कैसे गांधी जी पहली बार इंडिया आए थे, लाइक 1909 में उन्होंने एक बुक लिखा स्वराज, और हिंद स्वराज, और उस हिंद स्वराज में उन्होंने बताया कि क्या रीजन है जिसके चलते ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करने के लिए सक्षम है। वहां पे मेन रीजन था कि इंडियन पीपल आर कोऑपरेटिंग ब्रिटिशर्स एंड दैट इज द मेन रीजन, और इसी को यहां पे हमें बताना है एंड दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा गया, और बोर्ड एग्जाम जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हुआ 2015 में, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द क्वेश्चन? एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। सेम क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हिच कंपेल्ड महात्मा गांधी टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बट दोनों का आंसर भी अलग अलग ही होना चाहिए, तो एक आंसर नहीं होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हमें पता है कि चौरी चौरा हो गया था। जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके पीछे रीजन ये थे कि जब वो वापस लौटे तब तक पूरा जो पेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो चला जा चुका था। जो लीडर्स थे, मेजर लीडर्स थे, उनको जेल में ठूस दिया गया था। सो इट वाज वेरी मच हार्ड टू रीलॉन्च दिस मूवमेंट एंड दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइनली आगे हम बढ़ते हैं। फॉरेन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। They supported Gandhiji's salt march. They belong to the high caste families from the urban areas and rich peasants households from the rural areas. For them, it was a sacred duty to serve the nation, and this was the reason why they participated during this civil disobedience movement. And but that time also you have seen one comment coming from Gandhiji that you should stay at home, you take care of family and children, because Indian Congress is not going to give you any good like leadership accessibility. So that's why this was the theme of Gandhiji. But main part, they came from decent family background, but still they came forward for supporting this civil disobedience movement in both rural as well as urban part of India. दिल्ली 2016 का एक क्वेश्चन है, why did Gandhiji decide to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt Act of 1919? हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था। देखिए एक बार फिर से दिल्ली 2016 में ये पूछ लिया गया, इसको हम स्किप कर रहे हैं। Why did महात्मा गांधी decide to call off the civil disobedience movement? 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसे हम अभी फिर से स्किप कर रहे हैं। क्या बस देख सकते हैं आप क्वेश्चन कहां से आएंगे भाई, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के सीबीएसई प्रेजेंट कर रही है, तो हमारे काम तो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस को अगर हम देख लें उसको अच्छे से समझ लें, दैट विल बी डेफिनेटली योर बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल ऑफ योर कंटेंट, राइट। 2016 के एक क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी हमने देखा, राइट। क्यों उन्होंने रीलॉन्च किया? क्योंकि उनके जो थॉट्स थे कि हम अगर अपने साथ जो भी हमारा डिमांड है उसको फुलफिल किया जाता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसको रिलॉन्च नहीं करेंगे। बट जैसा कि वो एम्प्टी हैंडेड आए तो उन्होंने क्या किया, पहले बोल रखा था कि हम आएंगे, अगर मेरा डिमांड फुलफिल नहीं होगा फिर से हम रिलॉन्च करेंगे, तो इसलिए रिलॉन्च कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा ब्रूटल हो गए, सारे लीडर्स को उन्होंने जेल में रख देखा। तीसरा बात कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए थे। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गांधी जी ने फिर से सोचा कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च करते हैं। 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अभी हमने देखा ये क्वेश्चन, अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा, देख लेते हैं, ये फीचर है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज अ नोबल मेथड टू मास एजिटेशन व्हिच एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर द ट्रूथ। Mahatma Gandhi said that if you are fighting for the truth against injustice, then there is no need of physical force to defeat the oppressor. This can possible without being aggressive. The oppressor can be persuaded to see the truth with the use of non-violence. And Mahatma Gandhi had a hard belief that the dharma of non-violence will help in uniting the people of the country. That was the main intention and idea of Satyagraha according to Gandhi ji, right? सीबीएसई 2018 के क्वेश्चन है, व्हाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, क्यों कांग्रेस वुमेन को अलाउ नहीं कर रही थी पॉलिटिक्स में, स्पेशली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रीजन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम जाते जाते आज कवर करके जाना चाहते हैं। वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज स्केल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट मार्च बाय गांधी जी। दे बिलोंग टू अपर क्लास फैमिली in rural areas and lower middle class family in
In rural area, they belong from middle class family, and from urban area, you will see they were from upper class family. But the Congress was not willing to give them any position of authority in the organization, and that's why Gandhiji said that women should look after the domestic chores and duties and to be good mothers and wives, because you are going to do this much hard work, but Indian National Congress is not recognizing you. You will not get some good authority within the team. So that's why you should take care of your family and be a good mother. So this is a very very important question. Just now we had dealt it, right? दिल्ली 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी आइडियाज। बताइए, स्वराज का भी अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा ये जो लोग थे प्लांटेशन वर्कर थे उनको मना था कि आप कहीं पे भी बिना परमिशन के घूम नहीं सकते हो। अब जब स्वराज आ गया, जब इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया, तो इनका मानना था कि गांधी राज आ गया, अब हमें अपने घर में ही लैंड मिलेगा और अब हम इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को फुल फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और कहीं पे भी हम जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। यही उनका मेन मीनिंग था। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया 2017 के क्वेश्चन है, हाउ डिड कॉलोनियल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट? दे ट्राई टू सप्रेस द नेशनलिस्ट, the British administration picked up the local leaders and Gandhiji was detained and he was stopped from entering into Delhi. Martial law was imposed. The Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets and do salute to all sahibs. People were beaten up and villages were bombed. This is not civil disobedience movement. This is non-cooperation movement. Please do remember, this is non-cooperation movement, right? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके बाद अपने इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में भी आया हुआ है, दिल्ली के 2014 बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू रिप्रेस द मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन अगले फॉर्म में क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एनी 3 सप्रेसिव मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। हम यहाँ पे रॉलेट एक्ट की बात करें, सबसे पहले आज के सेशन में हमने इसी को डील किया, तो इसे हम फिर से स्किप करें। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके में पूछा जा रहा है, बट आंसर विल बी सेम, राइट? रॉलेट एक्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देना कि उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ शॉर्ट मार्च। 31 मार्च 1930 को गांधी जी ने 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिया, नहीं उसको उस पर कोई अमल किया इरविन ने। फाइनली उन्होंने 12 अप्रैल को वहां से स्टार्ट किया और फाइनली वो 6 मई को वो साल्ट वहां पे पहुंच गए, दांडी मार्च। वहां पे फाइनली उन्होंने सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग, साल्ट को मैन्युफैक्चर करके ब्रिटिशर्स की मोनोपोली को तोड़ा, एंड दैट सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ एक फीचर्स आप इसको बता देंगे, दैट्स इट, राइट? सारे पॉइंट्स हम देख रखे हैं। ऑल इंडिया 2014 में एक पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक वीवीआई। इसको आप वीवीआई मान लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आजकल, मैं देख रहा हूं। वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या किया, द डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज फाइनेंस्ड बाय द वार लोन्स लेना स्टार्ट हो गया, राइट? इंक्रीज्ड द टैक्सेस, रेजिंग द कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? Increase the prices of basic commodities, caused the economic hardship for the common people. Next, for the continuous supply of the soldiers, the villagers were called upon and forceful recruitment were getting done there. There was a period of crop failure in many parts of the country which resulted into what? Food shortage, and millions of the people they perished due to famine and epidemics. And ये आपका आंसर हो गया। दिल्ली 2013 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। हमने देखा कैसे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आगे, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च भी किया और उसके बाद 13 अप्रैल को 10 अप्रैल को कुछ लोग अमृतसर से डिटेन भी हो गए थे और 13 अप्रैल को फिर जालियांवाला मासाक्यार हो गया। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इसके आंसर में डालेंगे। दिल्ली 2013 का एक और क्वेश्चन है, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हमने देखा कलेक्टिव बिलोंगिंग का, यहाँ पे आप कलेक्टिव बिलोंगिंग का एग्जाम्पल दे देंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, but I will say many more questions are there. You will see repeatedly these are getting asked. You have to focus over these questions only. That was the main intention of discussing these much of questions, right? I will conclude this session, but again, once again, I'm telling you, please, आप NCERT के वो क्वेश्चन को फिल्टर कीजिए यहां से जो कि बार बार किसी मैनर में रिपीटेडली वो अपेयर हो रहे हैं, और यही आपका बेस्ट तरीका है सारे कंटेंट्स को रिवाइज करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आज अलविदा होता हूं और अगले सेशन में फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेट जेईएक्स प्लेटफॉर्म के साथ, बाय, थैंक यू।